1945 वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने वाला था और इसी वक्त एक ऐसी खबर आई जिसने पूरा देश हिला के रख दिया। खबर मौत की। वो भी एक ऐसे इंसान की जिनके बिना इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल बहुत अधूरी होती। इसलिए आज हम लोग दुनिया को दिखलाने चाहते हैं कि अब हिंदुस्तान दिल से, हृदय से स्वराज्य चाहता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगस्त 1945 एक जापानीज एयरक्राफ्ट ताइवान के ताहोकू एयरफील्ड के रनवे पे टेक ऑफ कर रहा था। रास्ते में ही अचानक उसका इंजन फेल हो जाता है, प्लेन में भीषण आग लग जाती है और वो क्रैश हो जाता है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस क्रैश में सुभाष चंद्र बोस सीवियरली बर्न हो जाते हैं और जब उनको ताइवान के एक आर्मी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहाँ अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत हो जाता है। 22 अगस्त को उनका क्रीमेशन होता है और एशेस भेज दिए जाते हैं टोक्यो के रेनकोजी टेम्पल में। तो ये जो आपको मैंने अभी बताया, ये एकदम सुलझा हुआ, सीधा साधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड इस कहानी का एक गवर्नमेंट वर्जन है जो कि बुक्स में रिकॉर्ड हुआ। लेकिन मिस्ट्री यहीं से शुरू होती है। सुभाष चंद्र बोस एक लीडर जो ब्रिटिश राज के लिए नाइटमेयर थे। INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी के मास्टरमाइंड, करिज्मेटिक, फियरलेस, इनका विजन एक इंडिपेंडेंट इंडिया का था। 1943 में जर्मनी और जापान के सपोर्ट के साथ उन्होंने INA को ऑर्गेनाइज़ किया और आज भी उनका नाम सिर्फ एक लीडर के तौर पे नहीं बल्कि एक सिंबल ऑफ फ्रीडम के नज़रिए से याद किया जाता है। लेकिन अगस्त 1945 में एक प्लेन क्रैश जिससे उनकी ऑफिशियल मौत, कुछ आई विटनेस रिपोर्ट्स, फॉरेन इंटेलिजेंस और पॉलिटिकल रूमर्स ने एक नेशन वाइड डाउट सा क्रिएट कर दिया। शैडो ऑफ मिस्ट्री, द मेकिंग ऑफ कमीशंस। इन सब इंसिडेंट्स के बाद इस घटना की जांच के लिए इंडिया में 3 अलग अलग कमीशंस बने। शाहनवाज कमेटी 1956, 1970 में खोसला कमीशन और 1999 में बनी मुखर्जी कमीशन। शाहनवाज कमेटी और खोसला कमीशन दोनों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में साफ कह दिया कि प्लेन क्रैश में जो इंसान की मौत हुई वो कन्फर्म नेताजी ही थे। लेकिन 1999 में जो बनी मुखर्जी कमीशन ने 6 सालों की कड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद 2005 में गवर्नमेंट को एक रिसर्च रिपोर्ट सबमिट करी। उस रिपोर्ट में कमीशन ने बोला कि जापान में जो एशेस रखे गए वो नेताजी के हो ही नहीं सकते। गवर्नमेंट ने इस फाइंडिंग को ऑफिशियली झूठा और विद इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन करार करके रिजेक्ट कर दिया। यहाँ से ये कॉन्स्पिरेसी और गहरी होती चली गई। आई विटनेस एंड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। ताइवान के डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि उनके पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था कि नेताजी प्लेन में थे या नहीं। फॉरेन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में भी मेंशन था कि 1945 के बाद नेताजी के वेयर अबाउट्स काफ़ी अनक्लियर से थे। इंडिया और एशिया के कई आई विटनेस का भी कहना था कि नेताजी कई बार डिस्गाइज में देखे गए। कुछ का कहना था कि नेताजी को उन्होंने दिल्ली में देखा, कुछ का कहना था कि उन्होंने नेताजी जैसे दिखने वाले इंसान को कोलकाता में देखा और कुछ का कहना था कि उन्होंने किसी के साथ नेताजी को रंगून में स्पॉट किया। पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब आई विटनेसेस को डिस्क्राइब करने को कहा तब सबकी डिस्क्रिपेंसीज बहुत सिमिलर थी। सबका कहना था कि उस फिगर के पास बियर्ड, लॉन्ग हेयर, सिंपल, साधारण, सोबर क्लोथ्स, जैसे कि वो किसी ऑर्डिनरी मैन की लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हों। और यही एम्बिग्विटी इस मिस्ट्री को और डीपन करती है। गुमनामी बाबा, द डार्क टर्न। अब यहाँ से स्टोरी एक बहुत ही इंट्रिगिंग टर्न लेती है। ये कहानी हमें लेके चलती है उत्तर प्रदेश में स्थित फरीदाबाद के गांव में, जहाँ पे एक मिस्टीरियस साधु रहता था जिसको लोग गुमनामी बाबा के नाम से जानते थे। वहाँ के लोगों का मानना था कि ये साधु और कोई नहीं बल्कि खुद सुभाष चंद्र बोस हैं। वहाँ के लोगों की मान्यता और गहरी हो गई जब 1996 में गुमनामी बाबा की डेथ हुई, क्योंकि उनके डेथ के बाद जब उनका कमरा खोला गया तो उनके कमरे से ऐसे सबूत मिले जो वहाँ के लोगों की मान्यता को सॉलिड प्रूफ देते थे कि ये सच है।
उनके पास से मिली कुछ रेयर फॉरेन करेंसीज, नेताजी के सपोर्टर्स के लेटर्स से भरा एक संदूक और बाबा के कुछ ऐसे पर्सनल बिलोंगिंग्स जो डायरेक्टली नेताजी से लिंक करते थे। ये खबर जब बाहर आई तो मानो हर जगह आग की तरफ फैल गई। इस खबर को दबाने के लिए तुरंत रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बॉडीज़ ने एक्ट किया और हर चीज़ का डीएनए टेस्ट करवाया। नतीजा, डीएनए टेस्ट सारे इनकन्क्लूसिव निकले और गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल बॉडीज़ सब ने इस खबर को सच मानने से ही डिनाई कर दिया, जो कि अपने आप में ही एक बहुत सस्पिशियस सी बात है। अब 2 मिनट रुको और सोचो, एक आदमी जो अपनी पूरी जिंदगी डिस्गाइज में रहा है, क्या उसने अपनी मौत भी डिस्गाइज कर ली? क्या ताइवान का क्रैश सिर्फ एक कवर था और असली नेताजी इंडिया लौट आए थे एक साधु बनकर? मीडिया एंड पब्लिक परसेप्शन। मीडिया ने इस केस को सेंसेशनलाइज किया। न्यूज़पेपर्स, डॉक्यूमेंट्रीज, बुक्स, हर एंगल प्रेजेंट किया गया। पब्लिक भी अपने अपने ओपिनियंस के साथ स्प्लिट हो गई। कुछ लोग मानते थे कि नेताजी अब नहीं रहे, पर वहीं कुछ लोग मांगते थे कि वो जिंदा थे और गुमनामी बाबा बन के रहे। डिबेट्स, डॉक्यूमेंट्रीज और रिसर्च पेपर्स में पॉलिटिकल डिस्क्लोजर इस पे काफ़ी इंटेंस रहा, और यही सब बातें स्पेकुलेशंस और सस्पेंस को सस्टेन करता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एंड लेयर्स। अब हम आते हैं इस कॉन्स्पिरेसी के लेयर्स पे। अगर आप क्लोजली नोटिस करो और ऑब्जर्व करो, हर फैक्ट एक पजल पीस की तरह है और हर पीस दूसरे पीस से लिंक करता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं स्टेज्ड डेथ एज अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। नेताजी का विजन और आईएनए का सर्वाइवल शायद उनके लिए खुद से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उनका विजन रहा होगा कि अगर ब्रिटिश और अलाइज को लगे कि वो मर गए हैं तो उनका आईएनए और सीक्रेट सपोर्टर्स सेफ रह सकते थे बिना किसी की नज़रों में आए। तो ये प्लेन क्रैश सिर्फ एक कवर हो सकता है, एक डिस्ट्रैक्शन जो हिस्ट्री के पेजेस में ऑफिशियल रिकॉर्ड बन गया। सेकेंड, डिस्गाइज एंड रिक्लूसिव लाइफ। गुमनामी बाबा के मौत के बाद जो एविडेंस उनके कमरे में मिले, उसके हिसाब से नेताजी ने अपनी लाइफ के लास्ट ईयर्स एनोनिमसली जीने का प्लान किया हो सकता है। वहाँ मिले लेटर्स, रेलिक्स और पर्सनल आइटम्स, ये सब के सब हिंट करते हैं कि अगर वो नेताजी थे तो उन्होंने केयरफुली और बहुत ही इंटेलिजेंस से अपनी आइडेंटिटी हाइड की। थर्ड पजल पीस जो इस पूरे थ्योरी को एक दूसरे से कनेक्ट करता है वो है आई विटनेस कॉन्ट्राडिक्शंस एंड ग्लोबल इंटेलिजेंस। 1945 के बाद भी नेताजी की साइटिंग्स के बारे में फॉरेन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में काफ़ी कन्फ्यूजन थी। ब्रिटिश, जापानीज़ और पॉसिबली अलाइड इंटेलिजेंस के नोट्स में भी मेंशन किया गया था कि नेताजी का वेयर अबाउट्स हमेशा से बहुत अननोन रहा है। अभी हम लोगों ने जिस सेकंड पार्ट के बारे में बात करी, तो सेकंड पार्ट को और स्ट्रॉन्ग करते हुए जो इस पूरे तर्क को कनेक्ट करता है वो है रिलिक्स एंड पर्सनल बिलोंगिंग्स के बारे में। गुमनामी बाबा के पास उनके कमरे से जो आइटम्स मिले उनमें फॉरेन करेंसीज, आईएनए सपोर्टर्स के लेटर्स और पर्सनल आइटम्स शामिल थे। ये सब एक स्ट्रॉन्ग हिंट देते हैं कि नेताजी ने अपनी डेथ डिस्गाइज की होगी। इस पजल का आखिरी हिस्सा जो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को शक्ल देता है वो है गवर्नमेंट डिनाइल्स एंड कमीशंस। मुखर्जी कमीशन ने 2005 में जब ऑफिशियल रिपोर्ट सबमिट करके कहा कि रैंकोजी टेम्पल में रखे एशेस नेताजी के हो ही नहीं सकते, तो गवर्नमेंट ने इस पूरे के पूरे हिस्से को ही डिनाई कर दिया। गवर्नमेंट के द्वारा ये बात डिनाई करने के बाद जब ये बात पब्लिक और मीडिया के बीच आई तो इसने कन्फ्यूजन और स्पेकुलेशन का एक नया सिलसिला सा शुरू कर दिया। जिन लेयर्स की हम लोगों ने बात करी, इस सब के सब लेयर्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और एक ही पजल के कई सारे पीसेस हैं। प्लेन क्रैश, आई विटनेस रिपोर्ट्स, गुमनामी बाबा, रेलिक्स, कमीशन, मीडिया। इसीलिए नेताजी का डिसअपीयरेंस सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं, ये एक मल्टी लेयर्ड कॉन्स्पिरेसी बन गया है। नेताजी की कहानी एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे जितना सुलझाते जाओ वो और उतनी गहरी होती चली जाती है। 1945, प्लेन क्रैश या स्टेज डेथ, फैज़ाबाद में रिक्लॉज या एशिया का कोई सीक्रेट हाइड आउट या बाबा के पास से मिले लेटर्स और रेलिक्स, ये सब एविडेंस थे या सिर्फ मेयर कोइंसिडेंसेस? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी एक शैडोवी मिस्ट्री है, डार्क, कॉम्प्लेक्स और अनसॉल्व्ड। हर फैक्ट एक नया क्वेश्चन अराइज करता है, हर स्टेटमेंट एक नई कन्फ्यूजन, और शायद यही चीज़ है जो इस बात को देश के सबसे बड़े राजों में से एक बनाता है, जिसका जवाब हम कभी नहीं पा सके। अब आप सोचिए, क्या नेताजी सच में मरे या वो मारे गए?
या ये सब कुछ एक बहुत बड़ा ढोंग और स्टेज्ड इवेंट था। इसके बारे में आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मैं हूं ओम कुमार और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में जैसे मैंने कहा अपने ओपिनियन शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्स्पिरेसी वीडियो में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। गुड नाइट।